सो हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम लोग सवाल करने वाले हैं वो एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ग्रेजुएट आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, उसका नाम है जेस्ट। उसमें एक आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो जेस्ट और टीआईएफआर जैसे एग्जाम्स में आते हैं वो जेई एडवांस और आईजे जैसे एग्जाम में मिल सकते हैं आपको सेम टू सेम। सो टू यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर आर कनेक्टेड टू अ फ्रिक्शनलेस hinge A. The hinge is held at a height h and the other end of the rod rests on a frictionless plane. So I think the entire system is resting on a frictionless, yes. And there are two rods, and the angle between the rod is 2 pi by 3. Actually, it would be 2 pi by 3. So this is 2 pi by 3. So basically 120 degrees. Okay. So it must be 30 degree and 30 degree. If the hinge is released from the rest, what is the speed of the hinge when it hits the floor? It's a beautiful question and it's a basic question. So जब ये वाला पॉइंट को हम लोग छोड़ देंगे तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा और ये वाला स्लाइड इधर करेगा, और ये जो पॉइंट है वो धीरे 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 नीचे फॉल होके यहाँ फाइनली हिट करेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका हमें पता करना कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना नीचे आ रहा है, जो एनर्जी में चेंज आएगा उसके से कर सकते हैं। जैसे ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा। तो इस पूरे, अगर इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो समवेयर इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन यहाँ पे कहीं होगी। यहाँ पे कितनी होगी 2m। तो मैंने ये दोनों रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे निकाल लिया 2m। अब जब ये हिंज पॉइंट जब यहाँ इस पॉइंट को हिट करेगा तो इनडायरेक्टली जो सेंटर ऑफ मास है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वो कितना करेगा? वो होगा L/2 sin 30, क्योंकि ये L/2 है, उसी का sin 30 कंपोनेंट होगा ना ये वाला पोर्शन, L/2 sin 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से जब वो प्लेन को हिट करेगा तो वो इनडायरेक्टली L/2 sin 30 डिग्री नीचे आएगा, जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा फॉर दिस एंटायर सिस्टम। सो यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। तो हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से करते हैं। तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हो रहा है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का निकालूं कितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है, तो वो होगा 2m टोटल मास ऑफ द सिस्टम g, और h का जगह पे L/2 sin 30। सॉल्व कर लेते हैं, 2 गेट कैंसल्ड, तो बनेगा mg और L sin 30 मतलब L/2। तो दिस वुड बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यही काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। अभी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, कौन से काइनेटिक में? तो सिंस यहाँ पे जो जब ये पॉइंट इसको हिट करेगा तो वो एक्चुअली रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रहा होगा ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट। ये ऐसे रोटेटरी मोशन भी करेगा और ट्रांसलेशन तो कर ही रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हम लोग। वो हो सकता है इस रॉड की होगी हाफ mv², और रोटेशनल होगी हाफ आई मतलब ml²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट या एंड पॉइंट, और ω², आई हाफ आई ω²। मैंने क्या लिखा? हाफ आई ω², और कुछ खास नहीं। चलो, अच्छा, ये हुआ कि हमारा एक रॉड के लिए। अब दो रॉड है तो यही चीज दो बार रिपीट होगी तो इंटू 2 कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो कट ही जाएगा, तो बच गया mv² प्लस ml²/3, और ω² को हम चाहें तो लिख सकते हैं v²/L²। इसको सॉल्व करके टोटल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3 और 1 4/3 mv²। ये आ जाएगी, m को वही m है, मैं कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गिरा हिट किया होगा तो इतना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ होगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो बस उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और आंसर निकालो यार,
बहुत आसान है। तो पोटेंशियल एनर्जी mg/L/2, इसी तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी डेट मस्ट बी इक्वल टू 4/3 mv²। और यहाँ से जो पूछा है v निकाल लो। तो यहाँ से अगर आप v निकालोगे सॉल्व करके तो कितना आएगा भाई देख लेते हैं, बहुत आसान है ये लगभग √3gl/8 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये काफी इजी था ये। ओके, ये जस्ट में आया वो सवाल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। ये एक सवाल है, ये सवाल आया हुआ है, ये आया हुआ है जीएस ग्रेजुएशन का है, मतलब ये टीआईएफआर का है। ये टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का भी एग्जाम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, उससे एक आया हुआ क्वेश्चन है। एंड इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आइजर और जी एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो या इससे सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो a thin equal triangle plate of uniform mass density is attached to a fixed horizontal support along one of its sides through a frictionless hinge. Okay, as shown in the figure, the vertical distance between the rod and the lower tip of the plate is h. Okay, तो ये जो distance है वो h है। तो हमें क्या बोला, if the pointed tip of the plate, मतलब ये जो point is displaced slightly out of the plane of the paper. Okay, out of the plane of the paper, अगर ऐसे हल्का सा हिला के अगर छोड़ दूं, so its plane performs a small angle with a vertical plane passing through the rod. ठीक है, मतलब एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा अबाउट दिस लाइन, है ना। ये जो लाइन है अबाउट द बेस, ये जो लाइन है इसके अबाउट ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो बोल रहा है बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या है। सर एग्जांपल ऑफ सिंपल एग्जांपल ऑफ फिजिकल पेंडुलम। यार ऐसा कोई रॉड को हम लोग हिंज कर देते थे, उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ते थे, वो पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ मास है रॉड का वो ऑसिलेट करता था। तो हम लोग क्या करते थे, एंग्लो एसएचएम मतलब टॉर्क निकालते थे, टॉर्क से अल्फा निकालते थे, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालते थे, और वहां से हम ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ भी सेम है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें जो टॉर्क जो रिस्टोरिंग टॉर्क है कौन। तो यहाँ पे ग्रेविटी छोड़ के तो और कुछ है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि ग्रेविटी एक टॉर्क बनाएगी, उस टॉर्क को निकाल के हमें आई अल्फा करना है ना। तो चलो देखते हैं। अगर अच्छा अच्छा ये जो तुम्हारा ये है ना क्या, रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। इसका सेंटर ऑफ मास सबको पता, बच्चे क्लास 8 के बच्चों को पता, अगर टोटल हाइट h है तो बेस से h/3 होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ बनाते हैं, जैसे यहाँ बनाकर दिखाते हैं। ओके, ये हमारा बेस था और यहाँ पे हमारा वो प्लेट था। तो इस प्लेट ये अपना है, इस प्लेट से यहाँ पे कहीं h/3 डिस्टेंस पे इस प्लेट की सेंटर ऑफ मास होगी। ठीक है, अब इसी पॉइंट के अबाउट अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं थीटा, किसको, प्लेट को अगर मैं थीटा डिग्री डिस्प्लेस कर दूं, जो सेंटर ऑफ मास है ये पहले इस लाइन में सेंटर ऑफ मास कहीं था, अगर मैं थीटा डिग्री डिस्प्लेस कर दूं तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाए, और ये थीटा डिग्री डिस्प्लेस किया मैंने। ठीक है, इस लाइन को हल्का सा डिस्प्लेस कर दूंगा तो ऐसे चला जाएगा ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है एफवीडी। तो ये होगा mg, ये होगा थीटा, ये होगी mg साइन थीटा, है ना, और ये होगी mg कॉस थीटा। अब टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट अगर कोई टॉर्क बना रहा है तो वो बनाएगा mg साइन थीटा, जैसे ये डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस कितना है निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये भी नहीं पता, अभी तो सिखा ना, ये डिस्टेंस h/3 है बेवकूफ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि h/3 इंटू mg साइन थीटा, है ना। अच्छा, ये अपना क्या हो गया दोस्त, ये बन गया अपना टॉर्क, ये टॉर्क इंटू, तो हमारा जो टॉर्क बन रहा है जिसके कारण ये रिस्टोर होगा वो टॉर्क सिंपल है, वो हो जाएगा आपका माइनस mg/3 साइन थीटा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो mg/3 थीटा। ये होता है हमारा एसटीएम का कॉन्सेप्ट कि हमें पता करना पड़ता है रिस्टोरिंग टॉर्क। ये रिस्टोरिंग टॉर्क इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया मैंने क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट और जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मार्क किए फ्रॉम द बेस, जो h/3 पे होता है, वहाँ पे हम लोगों ने mg मार्क किया। लेकिन जैसे ही हम लोग इस प्लेट को डिस्प्लेस करेंगे तो हल्का सा सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में थीटा चेंज आएगा अबाउट द वर्टिकल लाइन, वहाँ पे हमने mg साइन थीटा इंटू h/3 करके रिस्टोरिंग टॉर्क पता कर लिया। अब एक बार रिस्टोरिंग टॉर्क पता कर लिए, उसको रिस्टोरिंग टॉर्क अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ही ये एसटीएम होगा, इसलिए साइन थीटा को हमने थीटा कर दिया और ये रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। इसके बाद स्टेप क्या होता है, टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई अल्फा। ठीक है,
अल्फा क्या होता है, d2 थीटा dt स्क्वायर होता है ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर पोजीशन mgh/3 थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखूं तो d2 थीटा dt स्क्वायर प्लस mgh/3 थीटा और i नीचे आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको कंपेयर करूं नॉर्मल, ये दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसमें ये वाला पार्ट क्या बनता है, ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ओमेगा जो है वो रूट ओवर mgh/3i, ठीक है, सही है भाई, सही है। और हमें देखो भाई, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा माना रूट ओवर i/mgh/3। अभी हम डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि हमें मालूम है क्लास 12 या जेई में आपने सीखा होगा कि कोई भी फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट ओवर आई हिंज जिसके अबाउट घूम रहा है डिवाइडेड बाई mg/d/com। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जहाँ पे d/com होता है सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस, और आई एच होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज। डायरेक्टली भी हम यहाँ से डिराइव न करके भी लिख सकते थे डायरेक्टली। तो बस इसका मतलब हमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज होना चाहिए। तो जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक प्लेट है, मतलब एक ट्रायंगुलर प्लेट है, और ट्रायंगुलर प्लेट के बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर h हाइट उसकी हाइट है तो बचपन से याद है इसकी होती है mh/6, ठीक है। सो हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है हर शेप का किसी भी एक्सिस के अबाउट, अगर नहीं याद है तो फिर डिराइव करना पड़ेगा जो अभी बहुत मुश्किल है, अभी टाइम नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिस्ट याद है और सेंटर ऑफ मास पोजीशन लिस्ट याद है तो कोई भी फिजिकल पेंडुलम का सवाल हम इजीली कर सकते हैं। तो बस इसमें आई हिंज की जगह पुट करेंगे mh/6 यहाँ पे, और mg और d ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब h/3। इसको सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इजी था, ऐसा तो कुछ था नहीं रॉकेट साइंस इसमें, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्या है फिजिकल पेंडुलम का, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर आई हिंज बाई mg/d/com। जो आई हिंज क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम अबाउट द हिंज, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट था, सॉरी ट्रायंगुलर प्लेट था, जिसका बेस के अबाउट mh/6 होती है, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बेस से कितनी होती है h/3। तो आई d/com की जगह h/3 पुट किया और आंसर सीधा आ गया। ये हमारा सवाल था। ये सवाल आया था टीआईएफआर में 2022 या 23 के साथ पेपर में, 23 के पेपर में आया था ये 2023। ओके, और कुछ सवाल देखते हैं। ओके, ये एक सवाल है, ये सवाल आया हुआ है सीएसआर यूजीसी में नेट में, ठीक है। पता नहीं इतना आसान सवाल क्यों है, लेकिन ये सब जेई मेंस जेई एडवांस और आई जैसे एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें क्या है, कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे दो कैविटी बनी हुई है जो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है, और इस सॉलिड कंडक्टर के सेंटर से 3r/2 पे एक पी पॉइंट है जहाँ पे आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल लिखनी है। सबसे पहले देखेंगे क्या वहाँ पे फील्ड है कि नहीं। अगर फील्ड होगा तो देखेंगे, देख सकते हो कि यहाँ पे जो चार्ज है Q, ये मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था कंडक्टर प्रॉपर्टीज, इसको इसकी जो फील्ड लाइंस होगी इसके अंदर होगी, लेकिन इसके इनर सरफेस पे एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा जो फील्ड लाइन को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इस 2Q की जो फील्ड लाइंस होगी वो जनरेट होगी और वो इसके अंदर रहेगी, और यहाँ पे एक -2Q इनर सरफेस पे जनरेट होगा, और इसकी जो भी फील्ड यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो ओवरऑल इसके इनर सरफेस पे -2Q इंड्यूस होगा और इसके इनर सरफेस पे -Q इंड्यूस होगा, और ये दोनों फील्ड अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगी, इसका कोई भी इफेक्ट बाहर के किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे -Q इंड्यूस हुआ और यहाँ पे -Q इंड्यूस हुआ, इन ऑर्डर टू कैंसल द फील्ड क्रिएटेड बाय द चार्जेस केप्ट इन द कैविटी, ठीक है, उस जो चार्ज है उसको कंपेंसेट करने के लिए एक बाहर चार्ज इंड्यूस होना पड़ेगा। तो अगर टोटल चार्ज इसका 0 था इस पूरे कंडक्टर का सॉलिड का, जिसमें से उसने -Q यहाँ इंड्यूस किया होगा इस चार्ज को, इस चार्ज के फील्ड खत्म करने के लिए, और यहाँ पे एक -2Q इंड्यूस किया होगा इस चार्ज के फील्ड को खत्म करने के लिए, तो ओवरऑल उसने टोटल अंदर -3Q इंड्यूस किया है। तो 0 में से अगर -3Q निकल गया तो यहाँ पे +3Q बचेगा। इसका मतलब आउटर सरफेस पे क्या बचेगा, +3Q, और वही चार्ज का फील्ड बाहर के इलाके में होगा,
ठीक है, अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट बाहर कभी नहीं होगा, लेकिन जो चार्ज इंड्यूस फाइनली लेफ्ट ओवर रहता है ओवर द आउटर सरफेस, जो कि यहाँ पे +3q है, वो उसका जो इफेक्ट रहेगा वो पूरा आउटसाइड वर्ल्ड में रहेगा। तो +3q के लिए पी पॉइंट पे क्या निकालना है, सिंपल पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कैसा फॉर्मूला, ये वाला। पोटेंशियल एट पी पॉइंट वो क्या होगा, जो ये स्फीयर है इसके ऊपर जो +3q चार्ज इंड्यूस्ड होगा इसी कारण होगा। ठीक है, अंदर जो कैविटी वाले होंगे उनका फील्ड अंदर ही खत्म हो जाएगा, उनका कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं होगा। लेकिन खत्म करने के लिए यहाँ पे -2q और यहाँ -q इंड्यूस हुआ था, उसी को लेफ्ट ओवर वैल्यू +3q आउटर सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, जो कि बाहर फील्ड बनाता है। तो क्या होगा, k इंटू 3q, kq और डिस्टेंस कितना है 3r/2। इसको सॉल्व करेंगे हमें आराम से आंसर मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल मिल जाएगी पी पॉइंट पे। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर से था। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। ये भी आया हुआ है आपका TIFR 2022 के पेपर में। ये एक अच्छा सवाल है। ये सवाल जो है वो रोटेशनल मैकेनिक्स से है। अ डंबल कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्फेरिकल masses m connected by a thin massless rod of length 12. If the dumbbell is centered at the origin and is rotating about z-axis with a uniform angular velocity omega, making an angle theta with the z-axis, neglecting the effect due to gravity at any instant with the dumbbell is wholly in a yz plane है ना, इतना से पूछा। फाइंड द मैग्नीट्यूड टॉर्क अबाउट द ओरिजिन विल बी। तो टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, तो हम लोग ऐसे वालों को मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाया है। वो सिखाया है आपका स्पिनिंग टॉप, टॉप सिमेट्री। उसके बाद मैंने आपको बताया था रोलिंग रिंग इनसाइड अ कोन। ठीक है, तो एक प्रिसीशन का ही सवाल है इसमें। ये जो डंबल है ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे करके प्रिसीशन कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, और यहाँ पे दो मास है, एक m और एक m। रॉड की कोई मास नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास को हम लोग ओरिजिन पकड़ेंगे और वहां पे क्या बनाएंगे, दो प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, एक अलोंग द रॉड और एक परपेंडिकुलर टू रॉड। ये मैंने सवाल बहुत सारे कराया है। ठीक है, तो फिर मैं हल्का करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा डंबल है, और ये डंबल इसके अबाउट ओमेगा से स्पिन कर रहा है, सॉरी प्रिसिशन कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मास m है, ये मास m है, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है, और ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे हम लोग ओरिजिन चूज कर लेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, दो एक्सिस, एक अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड और एक परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, और ये एंगल थीटा दी हुई है। तो इस ओमेगा की जो डायरेक्शन, इस ओमेगा का जो कंपोनेंट होगा जिसके अबाउट ये पूरा करोड़ ऐसे घूम रहा है या ऐसे नीचे ऐसे घूम रहा है, स्पिन कर रहा है इसके अबाउट, इस ओमेगा का इधर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा ओमेगा कॉस थीटा और इधर होगा ओमेगा साइन थीटा। अब देखो ये जो सिस्टम है, इस पॉइंट के इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, क्योंकि एक्सिस जो है वो मास के ऊपर से ही पास कर रहा है और ये पॉइंट मासेस है। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगी तो इधर कोई एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में ओमेगा दी हुई है, तो इस डायरेक्शन में एक एंगुलर मोमेंटम होगा, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन। वो कितनी होगी, दो मास की ml² इंटू 2, क्योंकि ये पॉइंट मास है तो एक्सिस से l डिस्टेंस पे है, इतना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा साइन थीटा। ये हो गई एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम निकल गया। अब हमें मालूम है जो नेट एंगुलर मोमेंटम आया, ये जो एंगुलर मोमेंटम L आया, ये जो है वो प्रिसिशन कर रहा है ऐसे इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट होगा जो इस सर्कल में होगा, और ये सर्कल और यही एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट होगा ये ऐसे करके रोटेट करता रहेगा प्रिसिशन के साथ साथ। ये मैंने सीखा है। तो कितना, इस L का कितना कंपोनेंट इस सर्कल का रेडियस के बराबर होगा, वो कितना होगा, L। सोचो, ये एंगल थीटा है, यहाँ बना के दिखाता हूँ अलग से। ये अपना L वेक्टर है, ये अपना एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सिस था, ये एंगल थीटा दिया हुआ था, तो इसका 90 डिग्री ये है, इसका 90 डिग्री अगर ये है तो ये थीटा है। इसका मतलब ये जो अगर प्रिसिशन करेगा तो इस पोर्शन में करेगा, तो इसका जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा, L cos थीटा। इसका मतलब जो L cos थीटा कंपोनेंट है नेट एंगुलर मोमेंटम का, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, वो प्रिसिशन करता रहेगा, वो अपना एंगल चेंज करता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो वो ओमेगा के बराबर होगा d phi dt, है ना। तो इसका मतलब जो L cos थीटा है, L cos थीटा, ये प्रिसिशन जो सर्कल है उसके रेडियस के बराबर है। तो हमें मालूम है हाउ टू फाइंड टॉर्क। टॉर्क होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, और वो कितना होता है दोस्त,
वो होता है ओमेगा प्रिसिशन इनटू एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, यही होता है। ये मैंने डेराइव भी करके दिखाया था। ये इसको नॉर्मल लिखेंगे तो ओमेगा पी इंटू एल परपेंडिकुलर, तो ओमेगा प्रिसिशन ओमेगा है और एल परपेंडिकुलर कितना है, मतलब एल कॉस थीटा है। और एल कितना आया था, एल आया था एम एल स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर आया था। देखो एल की मतलब एंगुलर नेट एंगुलर मोमेंटम कितना आया था, 2 ml स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा। 2 ml स्क्वायर ओमेगा मतलब यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एक साइन थीटा आएगा और यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। सॉल्व करूंगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर ml स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर ml स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना। तो दिस इज द टॉर्क। दिस इज वेरी सिंपल, जो कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल। जस्ट हमें एंगुलर मोमेंटम नेट निकालना है, नेट एंगुलर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट प्रिसिशन कर रहा है उस सर्कल में उसका निकाल लेना है कंपोनेंट, वो इनटू ओमेगा प्रिसिशन करेंगे तो सीधा टॉर्क निकल के आ जाएगा। ओके सो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है भी क्या। जी ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके और कोई प्रॉब्लम है चेक करते हैं। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अच्छा ये एक सवाल बचा हुआ है, ये कर लेते हैं। ये अपना ग्रेविटेशन प्लस देखा जाए तो ये भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बेस है, तो ये भी कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। बोल रहा स्फेरिकल प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r यूनिफॉर्म डेंसिटी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ओके ये जो स्फेरिकल प्लैनेट है ये एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है। Okay, about an axis passing through its center, which in the figures in normal to the plane of the paper and another. The duration of the day on the planet is t. Okay, okay. A small asteroid of mass m approaches the above planet from the far away with a uniform speed v1 along a straight line at a perpendicular distance r1 from the center of the planet. The path gets distorted by the gravitational field, okay, of the planet, and the asteroid leaves the final uniform velocity v2. अच्छा पहले ये asteroid आ रहा था, अर्थ का जो घूमने का स्पीड था मान लो वो ओमेगा 1 था, ठीक है। तो अर्थ और एस्टेरॉयड मिलके एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि सेंटर टू सेंटर पास कर रहा है। तो अबाउट द सेंटर जो है, जो अर्थ का सेंटर के अबाउट जो है वो नेट टॉर्क 0 है इस सिस्टम का, क्योंकि फोर्स यहीं से पास कर रहा है, डिस्टेंस भी यही है। तो नेट टॉर्क अगर 0 आ रहा है तो हम लोग इस पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी, पूरे सिस्टम के एस्टेरॉयड प्लस ये जो हमारा स्फीयर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे है इस समय सिस्टम की निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम, और जब इसके पास से गुजर रहा है तो ड्यू टू अट्रैक्शन इसका रास्ता डिस्टॉर्ट हो रहा है और ये कुछ ऐसे जा रहा है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r2 है और वेलोसिटी क्या हो गई v2 एस्टेरॉयड की। लेकिन इसके चक्कर में जो हमारा प्लैनेट है उसका ओमेगा भी चेंज हो गया, उसका स्पिन ज़्यादा या कम हो सकता है। तो अगर स्पिन ज़्यादा होगा तो टाइम छोटा हो जाएगा, तो उसमें टाइम पीरियड में भी चेंज आ जाएगा। तो हम वही पूछा है कि बताओ टाइम पीरियड में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा। तो ऐसे सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से, ऐसा सवाल हमें आता है इलेक्ट्रोस्टैट में भी, जहाँ पे कोई कंडक्टर के पास से कोई नेगेटिव चार्ज को थ्रो किया जाता है तो वहाँ बोला जाता है कितना डिफ्लेक्शन होगा, क्या मिनिमम सेपरेशन होगा। ये सब तो बहुत ही सिंपल होते हैं, इसमें हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ता है अबाउट द कंडक्टर या सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग काम करते हैं, इसका हम लोग इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो अगर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, यहाँ लिख के दिखाता हूँ मैं, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल आई इक्वल टू एल एफ होगा। सिस्टम कौन है, एस्टेरॉयड प्लस अपना प्लैनेट, ठीक है। तो पहले अगर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा प्लैनेट था, यहाँ से r1 डिस्टेंस पे यहाँ पे एस्टेरॉयड आ रहा था v1 स्पीड से, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr। तो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr1। किसका होगा, ये होगा अपना एस्टेरॉयड का mvr1। अच्छा ये जो अपना प्लैनेट है इसका भी तो हो सकता है, लेकिन ये तो गोल गोल घूम रहा है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग। डायरेक्शन क्या है देख सकते हो, ये जो है वो अगर r क्रॉस v करेंगे तो r1 क्रॉस v, मतलब अगर स्क्रू रूल से करेंगे तो वो अंदर आ रहा है, और ये जो रोटेशन का दिया हुआ है ये बाहर की तरफ दिया हुआ था। हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन उल्टी लिखनी पड़ेगी। अगर इसकी लिखे हैं mvr1 पॉजिटिव तो इसकी लिखनी पड़ेगी आई ओमेगा की नेगेटिव। ठीक है,
आगे लिखते हैं। अब फाइनल लिखते हैं। फाइनल लिखेंगे तो जब ये पार्टिकल यहाँ से गुजर रहा था वो ऐसे आर्क में जा रहा है, स्पीड v2 है, लेकिन अभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, तो अभी का एंगुलर मोमेंटम होगा m v r2, और इसकी जो ओमेगा होगी वो चेंज होकर ओमेगा 2 हो जाएगी, तो माइनस आई ओमेगा 2। माइनस किस लिए? क्योंकि इनका जो r क्रॉस v है वो इनसाइड आ रहा है, लेकिन इसका जो है आई ओमेगा वो आउटसाइड आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं और क्या करेंगे, तो m v2 r2 माइनस v1 r1 इक्वल टू आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। हमें टाइम पीरियड का डिफरेंस पूछा है, लेकिन हम ओमेगा का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। आई मतलब 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चाहें तो 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को मैं लिख सकता हूँ, 2 पाई को बाहर लिख लेता हूँ, क्योंकि ओमेगा मैंने 2 पाई/t होता है, 1/t1 माइनस 1/t2, सॉरी 1/t2 माइनस 1/t1। ये हो गया। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व भी खुद से कर लिया करे भाई, देख देख के वेट ना करे कि अच्छा करेगा तो मैं लिख लूँगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। 2 पाई इंटू 2/5 mr स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाई t1 इंटू t2। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, चेंज इन जो भी बचा, mv2r2 माइनस v1 r1। ठीक है, mv2 हो गया। अब हमें क्या करना है, हम सॉल्व करना है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं t1 माइनस t2 निकालूंगा तो वो आएगा 5m v2r2 माइनस v1 r1 t1 t2 आएगा ना, एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई mr स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये जो चेंज है इसी को डेल्टा टी बोल रहा है, तो डेल्टा टी ये होगा। चेक कर लेते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल था ये, इतना डे में चेंज हो जाएगा क्योंकि ओमेगा में चेंज आएगा। इस तरह हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किया, 5-6 सवाल ले लिए हम लोगों ने। ओके, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपको बहुत सारे TIFR जस्ट और एडवांस टाइप जो एनालिसिस है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली इट इज़ यूजफुल फॉर आइजर एंड जे एडवांस, तो हम आपको लेते आएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, बुरा लगे तो मत।